अगर उन पे एनएसए लग जाए, यूएसए लग जाए, आतंकवादी जैसी जो धाराएं हैं जो छात्रों के ऊपर लगाया गया, अगर उनके ऊपर लग जाएगा तो हमें नहीं लग रहा है कि दूसरा कोई इस तरह से विवादित बयान देने वाला कोई लोग पैदा होंगे। मध्य प्रदेश में चूड़ी वाले को मार दिया जाता है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में रिक्शा वाला को मार दिया जाता है, तो सरकार इनको सह नहीं दे रही है तो कौन दे रहा है? जब इस देश का राष्ट्रपति मुसलमान थे तो उस समय धर्म, हिंदू धर्म संकट में नहीं गया था, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो धर्म संकट में चल गया। अरे भाई, ऐसा प्रधानमंत्री को हटाओ जो आपके धर्म को संकट में डाल देगा। ये सरकार जब फेल हो चुकी है तो एक एजेंडा तैयार की है कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत पैदा करो ताकि लोग दंगा फसाद होगा, तब जाकर लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे बट जाएंगे। नफरत नहीं, रोजगार चाहिए। प्रधानमंत्री जी, हमें जीने का अधिकार चाहिए। लेकिन आज वही डॉक्टर जब अपने अधिकार मांगने के लिए सड़क पर आते हैं तो प्रधानमंत्री जी उनके ऊपर लाठियां बरसाने का काम कर रहे हैं। नहीं, संवेदन ही नहीं, सरकार तानाशाही हो चुकी है, हिटलर शाही हो चुकी है, गुमान में हो चुकी है कि हम किसी का नहीं सुनेंगे, जो मर्जी सो ही करेंगे। कहेंगे हमें आलतू फालतू कानून लाने वाली सरकार नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा किसी के राज्य में पेपर लीक हुए हैं, फर्जीवाड़ा हुआ है, एग्जाम पेपर लीक हुए हैं, धांधली हुआ है, तो ये मोदी जी हैं। उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? उनके ऊपर एनएसए लगाकर, धारा लगाकर जेल में क्यों नहीं ठूसा जाता है? इसलिए नहीं ठूसा जाता क्योंकि वो मोदी जी के लोग हैं, भाजपा के समर्थक हैं। क्या हुआ प्रधानमंत्री जी? क्या हुआ कि कानपुर के अंदर, लखनऊ के अंदर एक व्यापारी के घर 200 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है, और वो व्यापारी जानते हैं कौन है? शिखर कंपनी का मालिक है, और वो भारतीय जनता पार्टी का फंडिंग करता है। देखिए, मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि जब नसरुद्दीन शाह फिल्म में डायलॉग बोलते हैं तो लोग आह बोलते हैं, वाह बोलते हैं, और जब देश की सच्चाई पे बात करते हैं तो आह बोला जाता है। आप बताइए, नसरुद्दीन शाह ने जो बात कही बिल्कुल सत्य बोला गया है। आप बताइए, एक सेकुलर कंट्री को खुले तौर से हिंदू राष्ट्र बनाने की सरकार को धमकी दिया जा रहा है, संसद को धमकी दिया जा रहा है, कानून व्यवस्था को धमकी दिया जा रहा है, लेकिन क्या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है? क्या उनकी गिरफ्तारी की जा रही है? खुले तौर से आपने देखा होगा कि एक पुलिस अधिकारी को नरसिंहानंद कहते हैं कि पक्ष तो हमारे पक्ष में आएगा, पुलिस वाला भी तो हमारा है। क्या देश का न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन जात धर्म और रंग भेद देखकर काम करेगा? देखिए, खुले तौर से इस देश के अंदर मुसलमानों को गाली दिया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन के लोग उन जैसे लोगों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। अगर उन पे एनएसए लग जाए, यूएसए लग जाए, आतंकवादी जैसी जो धाराएं हैं जो छात्रों के ऊपर लगाया गया, अगर उनके ऊपर लग जाएगा तो हमें नहीं लग रहा है कि दूसरा कोई इस तरह से विवादित बयान देने वाला कोई लोग पैदा होंगे। आप उसको बढ़ावा देंगे तो क्या होगा? बढ़ावा देंगे तो नए नए लोग तो उपजेंगे ही ना। उनको लगेगा मीडिया दिखा ही रही है, हम बड़ा नेता बन ही रहे हैं, सरकार हमको बचा ही रही है, पुलिस के लोग बचा ही रहे हैं, तो क्या करेगा? मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप उनको गिरफ्तार करने की जरूरत है, कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत है, ताकि दोबारा समाज में ऐसी घटना ना घटे। अभी आपने कहा कि जब नसरुद्दीन शाह पर्दे पर डायलॉग बोलते हैं तो लोग वाह बोलते हैं, और जब देश के हालात पर कुछ बोल देते हैं तो आह निकल आता है। मतलब क्या उन्हें तकलीफ होती है कि इस देश में मुसलमान किसी मुद्दे पर ना बोले? नहीं, देखिए, वही तो बात कहना चाह रहा हूं कि आप खुले तौर से मन से क्या बोला गया कि मुसलमानों को आर्थिक रूप से परेशान करने से कुछ नहीं होगा, तुमको शस्त्र उठाना पड़ेगा। देखिए, वो ऐसे जाहिल आदमी जवाब दे रहे हैं, ऐसा बात बोल रहे हैं। क्या 2021-22 आ गया, पूरी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। हमको कलम उठाकर इस हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर देश बनाने के लिए हमको कलम उठाना पड़ेगा, हथियार नहीं। हथियार उठाने वाले देशों का हालत देखिए ना क्या हो गया। पाकिस्तान का हालत देखिए, दुनिया में बुरी तरह से खाया हुआ है, दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। जो देश लड़ रहे हैं आपस में, उनकी क्या इज्जत है दुनिया में?
हिंदुस्तान का इसलिए दुनिया में इज्जत है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे राज्य में जाते हैं तो इसलिए उनको सम्मान दिया जाता है कि उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस देश का प्रधानमंत्री हैं जहां पर हर 2 किलोमीटर दूर पे भाषा बदल जाती है, हर 3 किलोमीटर पे भेष बदल जाते हैं, हर 4 किलोमीटर दूर पे लोगों की रहने सहने की तरीका बदल जाती है। लाखों जातियां होने के बावजूद, हजारों भाषा होने के बावजूद लोग विभिन्नताओं में एकता है और लोग एक साथ रहते हैं, वहां पर आपस में भाईचारा है। लेकिन अब ये संदेश क्या देना चाहते हैं? क्या वाकई गृह युद्ध की तरफ ठेलने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उन दंगाइयों को बचाने का काम कर रहे हैं, जो लोग एक समुदाय को गाली देने का काम कर रहे हैं। आप बताइए ना, उत्तराखंड का पुलिस क्या कर रहा था? धर्म संसद लगाकर एक समुदाय को गाली दिया जा रहा है और आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन के लोगों पे दबाव डाला जाता है, तब एफआईआर लगाते हैं, एफआईआर करते हैं। इससे पहले आप क्या कर रहे हैं? बीजेपी जो सरकार है उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार, क्या इन लोग की सह से ये सब हो रहा है क्या? नहीं, उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश के अंदर जहां जहां भाजपा की सरकार है, आप वहां देखिए ना क्या माहौल क्रिएट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मथुरा काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है, तो उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम ये भाषा का प्रयोग करता है। उत्तराखंड में संसद भवन लगाया जाता है, मध्य प्रदेश में चूड़ी वाले को मार दिया जाता है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में रिक्शा वाला को मार दिया जाता है। तो सरकार इनको सह नहीं दे रही है तो कौन दे रहा है? गाँव के लोग सह दे रहे हैं कि आप जो बलात्कारी है उसको छोड़ दे रहे हैं और जिसके परिवार पीड़ित है उसी को गिरफ्तार कर दे रहे हैं आप। यही तो हो रहा है देश के अंदर में। क्या चुनाव जीतने के लिए रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें जरूरी नहीं? क्या धर्म की बातें करके ही जीता जा सकता है? आप हमको बताइए, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि धर्म संकट में है, बीजेपी को वोट दो। जब देश का प्रधानमंत्री सिख थे उस समय देश हमारा हिंदू धर्म संकट में नहीं गया था। जब इस देश का राष्ट्रपति मुसलमान थे तो उस समय धर्म, हिंदू धर्म संकट में नहीं गया था। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो धर्म संकट में चल गया। अरे भाई, ऐसा प्रधानमंत्री को हटाओ जो आपके धर्म को संकट में डाल देगा, और ऐसे प्रधानमंत्री को बनाओ जो प्रधानमंत्री के रहते हुए किसी का धर्म संकट में नहीं जाता हो, बल्कि सबको अपनी अपनी जीने की आज़ादी है, सबको अपने हिसाब से रहने की आज़ादी है। लेकिन ये सरकार इन चीज़ों, देखिए सरकार शिक्षा के मामले में फेल है, स्वास्थ्य के मामले में फेल है, महंगाई के मामले में फेल है, रोजगार के मामले में फेल है, बहन बेटियों को सुरक्षा के मामले में फेल है। जब बुनियादी सुविधाओं में ये सरकार जब फेल हो चुकी है तो एक एजेंडा तैयार की है कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत पैदा करो ताकि लोग दंगा फसाद होगा, तब जाकर लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे बट जाएंगे और उस समय बीजेपी कांग्रेस नहीं देखेंगे, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी नहीं देखेंगे, उस समय हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट देने का काम करेंगे। इसलिए ये लोग उनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले चुनाव है 5 राज्य में, अगले साल चुनाव है और आप देखिएगा वहां की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तराखंड की जनता, इन तमाम राज्य की जनता मालिकों स्वच्छ पानी, बिजली, स्वास्थ्य, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वच्छ बिजली, पानी, इन तमाम मुद्दों को जो बुनियादी मामलात है आम जनता की, उसके मुद्दे पर वोट देने का काम करेंगे। जो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो नफरत की बात करेगा वह देश में राज नहीं करेगा। नफरत नहीं, रोजगार चाहिए। प्रधानमंत्री जी, हमें जीने का अधिकार चाहिए। इस देश का युवा कह रहा है कि हमको रोजगार चाहिए। ये आज देखिए ना, बैंक कर्मी सड़क पर धरना दे रहे हैं, डॉक्टर धरना दे रहे हैं। डॉक्टरों पर तो प्रधानमंत्री फूल की वर्षा कर रहे थे, कह रहे थे ये कोरोना के ये वॉरियर्स हैं जिन्होंने देश के तमाम मरीजों को बचाने का काम किए। आज बताइए, जिन डॉक्टर की बात कर रहे हैं और जिन डॉक्टर को प्रधानमंत्री ने मार्केटिंग कर करके उनको फूल बरसाने का काम किया, लेकिन आज वही डॉक्टर जब अपने अधिकार मांगने के लिए सड़क पर आते हैं तो प्रधानमंत्री जी उनके ऊपर लाठियां बरसाने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, गजब ड्रामा है। जब आपका काम पड़ा तो फूल बरसा के अपना मार्केटिंग कर लिए, लेकिन जब डॉक्टर अपना अधिकार मांगने के लिए सड़क पर आ गए तो आप उनको लाठियां चार्ज कर दिए, लाठियां बरसा दिए। और हमारी बहन बेटियों को पुलिस कांस्टेबल ने
पुरुष कांस्टेबल ने महिलाओं को, बच्चियों को धक्का देने का काम किया, उनकी कपड़ा नोचने का काम किया, क्या उन डॉक्टरों को न्याय मिलेगा? डॉक्टरों की जो मांग है पूरे तरीके से सत्य है और मैं उन डॉक्टरों के साथ मैं खड़ा हूं, उनकी मांगों के साथ खड़ा हूं और उनको न्याय मिलना चाहिए। जल्द से जल्द उन बच्चों को जो उनकी मांग है उनकी मांग को पूरी करनी चाहिए। मैं आपको बता, डॉक्टरों की मांग है कि जो नीट की परीक्षा जो क्वालिफाई कर चुके हैं उन्हें जल्द से जल्द एडमिशन दिया जाए, ताकि जो आने वाली ये महामारी है, जो ओमिक्रॉन जैसी बीमारी देश में फैल रही है, इसमें वो आगे आकर के काम कर सकें लोगों के बीच। बिल्कुल, वही तो कह रहा हूँ कि पीजी जो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं बच्चे, उनको कोरोना महामारी में अपने बिना परिवार को परवाह किए, बिना अपनी जान की परवाह किए लोगों को मदद करने का काम किए, लोगों को इलाज कराने का काम किए, लेकिन आज वह सड़क पर भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सरकार के नीति और नियत दोनों में खोट है, इसके वजह से वो लोग सड़क पर भटकने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार की नीति और नियत साफ होती, तो इस देश के लोग सड़क पर नहीं भटकते। इसी तरीके से किसानों को भी 1 साल संघर्ष कराए, तब जाकर किसानों की मांग पूरी किए। अगर उसी समय मांग पूरी किए रहते तो किसानों को जितना नुकसान हुआ है, जो शहीद हुए हैं, जिनकी भरपाई नहीं कर पा रही है, उतना नुकसान नहीं हो पाता। वही हाल डॉक्टर है, आज डॉक्टर हड़ताल पे है तो किसको नुकसान जा रहा है? सरकार तो लंदन चले जाएगी इलाज कराने के लिए, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाएगी, लेकिन क्या इस देश के आम नागरिक इलाज कराने जाएंगे? तो जब डॉक्टर नहीं रहेंगे तो इलाज कैसे होगा? कैसे होगा? मैं पूछना चाहता हूं इस देश के स्वास्थ्य मंत्री से, प्रधानमंत्री से, कि आप उन डॉक्टरों की मांग पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं? आज सरकार संवेदनहीन हो चुकी है क्या? नहीं, संवेदनहीन नहीं, सरकार तानाशाही हो चुकी है, हिटलरशाही हो चुकी है, गुमान में हो चुकी है कि हम किसी का नहीं सुनेंगे, जो मर्जी सो ही करेंगे। लेकिन किसानों ने इनका घमंड तोड़ा ना, अब डॉक्टर भी इनका घमंड तोड़ेंगे, इस देश का युवा भी घमंड तोड़ने का काम करेंगे और कहेंगे हमें आलतू फालतू कानून लाने वाली सरकार नहीं चाहिए, हमको वैसी सरकार चाहिए जो जनता के आम नागरिकों के बारे में बेहतर सोचे और उनकी भलाई के लिए काम करे। देखा जाए इस तरह से तमाम युवा जो छात्र हैं, 12 पेपर उत्तर प्रदेश के अंदर लीक हो गए। पेपर लीक हुए, एक के बाद नहीं लगातार 12 पेपर लीक हुए। यहाँ तक कि यूजीसी के हिंदी का भी पेपर लीक हो गया, जिस पेपर को देकर के लोग रिसर्च स्कॉलर्स की पढ़ाई करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, वो सारे पेपर लीक हो रहे हैं और युवा छात्र आज सड़कों पर उतर रहा है इन्हीं चीज़ों तमाम मुद्दों को लेकर के। लेकिन ये सारी चीज़ें नदारत हैं। देखिए, ये सरकार 2014 से पहले कहती थी कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहता हूँ देश को, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहता हूं, बच्चों को नौकरियां देना चाहता हूं। लेकिन आज सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद से किसी के सरकार में शिक्षा चौपट हुआ है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। सबसे ज़्यादा किसी के राज्य में पेपर लीक हुए हैं, फर्जीवाड़ा हुआ है, एग्जाम पेपर लीक हुए हैं, धांधली हुआ है, तो ये मोदी जी हैं। आप बताइए। नहीं, ये सरकार लीक करवाती है ना, सिस्टम में बैठे लोग लीक करवाते हैं ना। सरकार क्यों लीक करवाएगी? सरकार तो ये सब निकालती है, एडवर्टाइजमेंट निकालती है जॉब्स के लिए, ताकि आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकें। आप एक बात बताइए, तो लीक कैसे हो जाता है? उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? उनके ऊपर एनएसए लगाकर, धारा लगाकर जेल में क्यों नहीं ठूसा जाता है? इसलिए नहीं ठूसा जाता क्योंकि वो मोदी जी के लोग हैं, भाजपा के समर्थक हैं। आप बताइए, जब डीएम को, कलेक्टर को, जिला अधिकारी के ऑफिस में पेपर चले जाता है सील पैक करके, तो सील कैसे टूट जाता है? जिला अधिकारी को कौन नियुक्त किया है? सरकार ही तो नियुक्त की है अपने लोगों को, केवल पाकिस्तान भेजने के लिए नियुक्त की है। कि ये भी उसका फर्ज है ना डीएम का कि हमारे अंदर एग्जाम का पेपर आ रहा है तो उसको सुरक्षित रखा जाए और सुरक्षित बच्चों के पास पहुंचाया जाए, बच्चों के पास, ना कि लीक करवा दिया जाए पहले से। लीक करने से क्या होगा? जो जिनकी प्रतिभा का हनन हो जाएगा, जिन बच्चों का एग्जाम तैयारी करके एग्जाम देने जाएंगे और जो बच्चे फर्जीवाड़ा करके जाएंगे, पैसे देकर जाएंगे, धांधली करके जाएंगे, वो उनके पास तो पहले पेपर आ जाएगा और सारे सवाल का जवाब आधे घंटे में करके और एग्जाम में चले जाएंगे और देकर आ जाएंगे। और जो बच्चे रहेंगे 3 घंटे लग जाएंगे, उनका और 100 में 90 आएगा, इनका 100 में 99 आएगा। अभी आपने करप्शन की बात की, जैसे कि प्रधानमंत्री, अभी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ दोनों लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता के पास 200 करोड़ रुपए निकल रहे हैं।
काला धन उनके पास ना जमा हुआ है। जब प्रधानमंत्री कहते थे कि हमने काला धन वापस मंगा लिया है, काला और जो काला धन रखने वालों की रीढ़ टूट गई है नोटबंदी के बाद से, फिर भी ये 200 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का तमाचा है। कहते थे उनको नोटबंदी के बाद काला धन आएगा, आतंकवादियों की कमर टूटेगी। क्या हुआ प्रधानमंत्री जी? क्या हुआ कि कानपुर के अंदर, लखनऊ के अंदर एक व्यापारी के घर 200 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है, और वो व्यापारी जानते हैं कौन है? शिखर कंपनी का मालिक है, और वो भारतीय जनता पार्टी का फंडिंग करता है, बोलता है शिखर कमल के ऊपर। आप बताइए, बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाकर बीजेपी का प्रचार करता है, लेकिन आज अपने लोगों को देखिए ना क्या हाल है। 200 समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, वो तो कहेंगे ही ना, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा झूठ बोलना, और उससे ज्यादा कोई झूठ बोलता नहीं है। बस योगी जी, मोदी जी झूठ के पुलिंदा बांधे हुए हैं। यूपी में चुनाव है, लंबी लंबी बातें हो रही है। क्या है कि हम उनको मठ में भेजने का? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता मन बना चुकी है कि आने वाले चुनाव में सत्ता परिवर्तन किया जाएगा, और इन लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। नई सरकार बनेगी, जिससे देश की जनता के बारे में, देश की जनता के हित में काम किया जाएगा।